साथियों नमस्कार। सभी का स्वागत है, वेलकम है। दिन में 12:30 बजे आपकी सेवा करने टॉपिक वाइज क्लास लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आज से मेरे दोस्त इस दौर की मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस चैनल पर। ये चैनल अभी नया है, इसलिए आप लोग ज़रूर मेरे दोस्त अपने अपने ग्रुप में इसे शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इनिशियल में थोड़ा सा आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत होगी। आप लोग इस चैनल को अपना प्यार दीजिए, ठीक है। अपने अपने ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक विक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। आप यकीन मानिए इस क्लास में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी आनंद आएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए क्लास हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए। आप लोग शीर्षक देख चुके होंगे कि इस टाइम पर हम कौन सा मेरे दोस्त आपको चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम लोग रेलवे के इस महाकुंभ में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। कोई भी टॉपिक 1 से 2 दिन चलेगा, ठीक है। हार्डली मेरे दोस्त बहुत बड़ा टॉपिक होगा तो 3 दिन चलेगा। ओके, यहाँ पर हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, लेकिन थ्योरी के दौरान हो सकता है कि हम छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ ऐसे भी लें जो थ्योरी में ज़रूरत होगी, और उसके बाद एक एक क्वेश्चन हम प्रीवियस लेंगे, ठीक है। आइए देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस एक बहुत ही साधारण टॉपिक है। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, तो क्लास 10th में इसको बनाने का अंदाज अलग था और यहाँ पर इसको बनाने का अंदाज अलग होगा, ठीक है। क्या अंदाज था पहले वो समझ लेते हैं। हम लोग जब इसे, मेरे दोस्त हम सबको पता है कि हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, बिना समकोण त्रिभुज हाइट एंड डिस्टेंस की कल्पना नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये देखिए, ये समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर अगर हम एंगल रख के बात करते हैं तो आप सबको पता है कि एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, जो बच गया वही मेरा बेस हो गया, ठीक है। तो एंगल जहां भी रखेंगे उसके सामने हमारा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि लंब होगा। 90 के सामने हमारा हाइपोटेन्यूज मेरे दोस्त ये कर्ण होगा, और इसके सामने मेरे दोस्त ये हमारा आधार आप भली भांति देख सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छी तरह से इसको पता भी होगा। मेरे दोस्त जब हम हाइट एंड डिस्टेंस को क्लास 10th में सॉल्व करते थे तो हमें 3 रेशियो का मुख्य रूप से ख्याल रखना होता था। एक साइन का, दूसरा मेरे दोस्त कॉस का, और तीसरा मेरे दोस्त हमें टेन का ख्याल रखना होता था। हम ज़्यादा समय थ्योरी में बर्बाद नहीं करेंगे, बस हम मुख्य मुख्य बात आपको थोड़ा सा रिपीट कर देंगे और फिर सीधे हम सवाल पर आ जाएंगे, ठीक है। आपको ये पता होगा कि लंब, ध्यान दे, साइन थीटा, जब लंब का कर्ण के साथ संबंध दिखाना होता था तो हम साइन का यूज करते थे। जब आधार का कर्ण के साथ संबंध दिखाना था तो हम कॉस का यूज करते थे, और जब लंब का आधार के साथ संबंध दिखाना होता था तो मेरे दोस्त हम लोग टेन का यूज करते थे। तो मुख्य रूप से इन्हीं 3 रिलेशन से हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बन जाता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भी एक हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये मेरे दोस्त हमारे पास एक मीनार है, ये मीनार है, ठीक है। ये रहा एक मीनार। मीनार के जड़ से कुछ दूरी पर कहीं एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पर मीनार के शीर्ष का एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे मित्र यहां पर मान लीजिए कि 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है भाई। अब हम यहां देख रहे हैं कि ये हमें दिया हुआ है 30 सेमी, और हमसे कोई सवाल पूछ दिया कि बताइए सर इसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है, इसकी लंबाई क्या होगी। तो मेरे दोस्त अगर हम इसको बेसिक से बनाने चले जाएंगे तो आपको ये बात पता है कि अभी हमें फाइंड ये करना है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज दिया है और यहाँ पर है एंगल, तो मुझे इसका हेल्प लेकर ये निकालना है। यानी कि इस एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज, तो बच गया वो हमारा बेस है। तो मेरे दोस्त हमें बेस फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज दिया है, बेस फाइंड करना है, तो आप ही देख लीजिए बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किस में है, कॉस में। तो अब हम कॉस लेके चलेंगे, है ना। तो मेरे दोस्त हम कॉस लेकर चलेंगे, कॉस 30 डिग्री, है ना, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा, यानी b बटे h हो जाएगा। आप कॉस 30 का मान जानते होंगे, √3/2 होता है, और बेस तो हमें फाइंड ही करना है, बस हम h जान रहे हैं कितना, 30। अब यहां से ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो बेस बराबर क्या होगा,
15 गुने √3, यानी मेरे दोस्त आप ये देख पाएंगे ये हमारा 15 √3 होगा। तो ये जो चीज है ये सारी चीजें हम लोग मेरे दोस्त ध्यान देना। रंजित रॉय सब होगा, उसके लिए भी हम टाइम एडजस्ट कर रहे हैं, आप एकदम टेंशन मत लो, ठीक है। और मेरे दोस्त आज क्लास ओपन हुई है, आज लगभग सारी क्लास हमने स्टार्ट कर दिया है। 1-2 क्लास ऐसे हैं जो मेरे दोस्त आपकी कल से आपका चलेगा, ठीक है ना। आज सारी क्लास लगभग हो गई है। एक मॉर्निंग में 7 बजे वाली क्लास आज नहीं हुई थी, वो क्लास भी आपका नेक्स्ट डे से चलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको जरा भी चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमें जब दो साइड, एक एंगल, एक साइड देकर कोई दूसरा साइड मांगे तो हम इस तरह से क्या बचपन में किया करते थे, क्लास 10th में किया करते थे। अभी भी मेरे दोस्त जब हमारा क्वेश्चन बेसिक फॉर्मेट पर चलता है तो हमें इसका हेल्प लेना पड़ जाता है, और बिल्कुल हमें इसका हेल्प लेने की आदत होना भी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त आज के ज़माने में मैक्सिमम क्वेश्चन डिग्री वैल्यू पर आपको दिया जाता है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन डिग्री वैल्यू पर दिया जाता है, यानी कि जहां पर हम टाइम बचा सकते हैं तो वहां हम टाइम बचाने की कोशिश अवश्य करेंगे। आपको मैं एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पर मेरे दोस्त रिपीट करा देता हूं कि ये हमारे पास ए, बी और सी, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है भाई, ये एक ट्रायंगल है। अब यहां देखना, ए के सामने का साइड छोटी ए, बी के सामने का साइड छोटी बी, सी के सामने का साइड छोटी सी। आप कहोगे हाँ जी सर, आप जानते हो दोस्त, ये तीनों साइड और ये तीनों एंगल, तीनों साइड और तीनों एंगल में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है? ये रिलेशन साइन रूल से आता है, A:B:C, यानी कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजा का संबंध जब तीनों कोण से दिखाएंगे तो A:B:C बराबर क्या होगा? साइन एंगल कौन सा? तो जिस साइड का प्रयोग पहले किए हैं उस साइड के सामने का एंगल, यानी कि हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरे मित्र साइन, बीच में किस साइड का प्रयोग है? बी, तो बी के सामने का एंगल कौन सा है? ये मेरे दोस्त हमारा बी है। और अब मेरे दोस्त लास्ट में फिर से साइन, और देखिए लास्ट में हम यूज किए हैं सी का, तो सी के सामने का एंगल हमारा क्या है? ये मेरे दोस्त हमारा सी है। तो इस प्रकार आप चीज को देख पाएंगे और समझ पाएंगे। क्या यहां पर कोई परेशानी आपको है? नहीं होना चाहिए। तो मेरे दोस्त इसी कंसेप्ट का हम यूज अभी करने वाले हैं। किसी त्रिभुज के तीनों भुजा और तीनों कोण में संबंध इसी चीज से दिखाया जाएगा। अब आइए एक एक करके मेरे दोस्त हम लोग यहां पर काम करते हैं। देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, आप कहोगे हाँ जी सर, जिसमें मेरे दोस्त यहां पर 120, यहां पर 30 और यहां पर मेरे दोस्त 30 है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया? ए, बी और सी। ओके, हम क्या कर रहे हैं? ए के सामने छोटी ए, बी के सामने छोटी बी, सी के सामने छोटी सी। आज अगर हम तीनों भुजा में रिलेशन लेने जाएंगे ना, तो लीजिए साइन ए के सामने का एंगल हो जाएगा 120, फिर साइन बी के सामने का एंगल हमारा है 30, फिर देखिए साइन सी, और सी के सामने का एंगल क्या है? ये भी हमारा है 30। अब आप बताइए, ये हमारा √3/2 है मेरे मित्र, ये हमारा 1/2 है, और ये भी हमारा 1/2 है। यानी कि फाइनली ये हमारा √3:1:1 ये मेरे दोस्त आपको दिख जाएगा। यानी आपने यहां पर ये देखा कि 120 के सामने आपका √3 है, 30 के सामने आपका 1 है, और 30 के सामने आपका 1 है। तो कभी भी किसी त्रिभुज में 120, 30 और 30 हो जाए तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 30 के सामने 1 रेशियो, 30 के सामने 1 रेशियो, और 120 के सामने √3 रेशियो। यानी यहां पर अगर मेरे दोस्त मान लो 5 सेमी दिया रहे, ठीक है, और इसका मान अगर मांग दे तो कैसे फाइंड करोगे? तो 1 रेशियो का मान अगर 5 सेमी है तो मेरे दोस्त √3 रेशियो का मान होगा 5√3। आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। आइए मेरे दोस्त चलते हैं आगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे दोस्त आप लोग चिंतित मत होइए, ये जो आप सर जी नियुक्ति बैच स्टार्ट कर दीजिए, 10 दिन हो गए हैं। देखिए नियुक्ति बैच आशीष सर का है और वो जल्द ही स्टार्ट करेंगे, उसमें शायद डेट वोट आपका डाला हुआ होगा, एक बार आप नोटिस जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना।
तो दोस्त मेरे ये हमारा 30-30 और 120 का मामला था। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, हम आपके सामने मेरे दोस्त यहां पर एक ट्रेंगल बनाए हैं। ये 90 है, ये हमारा 60 है और ये हमारा है 30। ठीक है, 90 के सामने हम ये ए कह रहे हैं, इसके सामने हम बी रखें, इसके सामने हम सी रखे हैं। एक बार फिर से हम ए बी और सी का रेशियो ले रहे हैं। आप देखिएगा, साइन ए है पहले, ए के सामने का एंगल हमारा 90 डिग्री है। फिर साइन बी है बीच में, तो बी के सामने का एंगल हमारा 60 हो जाएगा। और साइन मेरे मित्र सी के सामने का एंगल हमारा 30 हो जाएगा। आप लीजिए, साइन 91 हो जाएगा, ये हमारा साइन 60 हो गया और मेरे मित्र ये हमारा साइन 30 हो गया। ठीक है, इसे स्टैंडर्ड रेशियो में कैसे लाया जाएगा? स्टैंडर्ड रेशियो में लाने के लिए नीचे में 1 2 और 2 है, तो 1 2 और 2 के एलसीएम 2 से हमें क्या करना होगा? गुना करना होगा। जैसे आप गुना करेंगे, ये √2 सॉरी 2, ये √3 और ये हमारा हो जाएगा 1। यानी आपको ये बात पता होना चाहिए, 90 60 और 30 के केस में 90 के सामने 2 होता है, 60 के सामने √3 होता है और मेरे मित्र 30 के सामने आपका 1 होता है। यानी 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2। ये बात आप अच्छी तरह से मेरे दोस्त ध्यान रखना। ठीक है, एकदम ऐसे ही आप प्रोसेस करके ये भी कर सकते हो। थोड़ा इसको भी समझ लो कि जब आपका जब आपका मामला 45 डिग्री का हो, तो देखो ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी तुम्हारा 45 होगा। आप कहोगे हाँ जी। अब देखो ना, अब उसी चीज को अगर आप इस पर बैठाते हो तो आपको नजर आएगा 45 के सामने 1, 45 के सामने 1 और 90 के सामने कितना? √2। 90 के सामने कितना? √2। तो मेरे दोस्त इसको आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो। तो इस प्रकार आपको सारा कुछ समझ में आ गया। ठीक है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ये थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने आपको अभी अभी बताया कि 90 है, ये 30 है, ये 60 है, तो 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2। ये तो आपको समझ में आना ही चाहिए। साथ ही साथ 45-45 वाली केस भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास लंब, आधार और कर्ण का अच्छे से ज्ञान होगा तो मेरे दोस्त आप चीज को सही से एडॉप्ट कर पाओगे। ठीक है, अभी तो हमने जो कुछ भी आपको दिखाया ये तो था कि चलो डिग्री वैल्यू को आप इस तरह से सजा सकते हो, इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन चूंकि क्वेश्चन जब हमें एग्जामिनेशन में सॉल्व करना होता है तो हमें रिएक्शन का इतना टाइम नहीं मिलता। तो जब रिएक्शन का इतना टाइम नहीं मिलता तो उस समय हम शॉर्टकट में कैसे काम करते हैं, उसके लिए आपको दो पॉइंट पर खासो खास ध्यान देना होगा। एक आपको 10 60 पर ध्यान देना होगा और दूसरा आपको 10 30 पर ध्यान देना होगा। ठीक है, और तीसरा मेरे मित्र आप ये भी समझ लो 10 45 पे भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो आप कहोगे सर कैसे कैसे ध्यान देंगे? देखिए, जब हम 10 60 की बात करते हैं ना, तो √3 नीचे में कुछ भी नहीं। एक 10 30 की बात करते हैं 1/√3 होता है। 10 45 की बात करते हैं 1/1 होता है। तो आपको इसे क्या किस रूप में याद रखना होगा? तो देखिए, 10 होता है लंब बटे आधार। ठीक है भाई, ये लंब और बटे आधार, ये आपके पास लंब और बटे आधार। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब मामला 60 डिग्री की हो तो लंब हमारा √3 हो, आधार हमारा 1 हो। जब 30 डिग्री की बात हो तो मेरे दोस्त लंब हमारा 1 हो जाए, आधार हमारा √3 हो जाए। ठीक है, और मेरे दोस्त जब 45 की बात हो तो लंब भी 1 हो जाएगा, आधार भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 के लिए लंब √3 आधार 1 होगा, 30 के लिए लंब 1 आधार √3 होगा और 45 के लिए लंब भी 1 आधार भी 1। ठीक है, अब यहां पर आप हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। यहां पे आप हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, यहां भी 2 आ जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आप हाइपोटेन्यूज निकालते हैं तो ये आपका √2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मेरे दोस्त बैठाने का आपके पास स्पीड होना चाहिए। अब देखिए स्पीड वो कैसे आएगा, तो देखिए यहां पर जैसे ही आप मेरे दोस्त यहां देखोगे ये वाली चीज, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल बना हुआ है। अब यहां पर हमारे पास 60 डिग्री है, तो अब ये नहीं सोचना है कि यहाँ 60 है, यहाँ 90 है, यहाँ 60 है तो यहाँ 30 है। उतना रिएक्शन का टाइम नहीं है। जैसे आपने 60 देखा ना, 60 के लिए लंब √3 हो जाएगा, आधार 1 हो जाएगा। लंब √3 आधार 1 तो कर्ण क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और आप सबको पता है
कि एंगल के सामने जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने कर्ण फिक्स है, जो बच गया वही मेरा आधार है। ठीक है, अब देखना मेरे दोस्त, इसी चीज को हम अगर थोड़ा ऐसे लिख देंगे, यहां से थोड़ा समझने की कोशिश करना कि अगर मेरा यहां पर 60 डिग्री है, हम तुरंत क्विक इसको काम करेंगे। वो कैसे, वो देखो, 60 के लिए लंब हमारा √3 है। एकदम देखते रहना बात को, क्या मैं बोल रहा हूं, क्या मैं कर रहा हूं। 60 के लिए लंब हमारा √3 हो जाएगा, आधार हमारा 1 हो जाएगा, और मेरे मित्र ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ध्यान रखना। और दूसरा मेरे दोस्त एक और बात आपसे करना है, और वो है मेरे दोस्त हमारा 45। जब मामला 45 का आएगा, 45 का, तो ये 90, ये 45, तो ये 45। 45 बहुत आसान है। 45 का मतलब सिर्फ इतना है कि जितना बड़ा लंब होगा उतना ही बड़ा आधार होगा। ठीक है भाई, या आप इसको लंब भी 1, आधार भी 1, और कर्ण आप इसको √2 कह सकते हैं। तो ये 2-3 बात ऐसे थे छोटे छोटे जो मैंने आपको कराया। चूंकि ये सब आपको पता होगा पहले से, ठीक है, इसलिए हम इस पर ज्यादा समय नहीं देंगे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस बनाएंगे, क्योंकि ये 1 डे या फिर 1 डे 1 चैप्टर या फिर 2 दिन में 1 चैप्टर हमें कंप्लीट करना है, तो यहां पर थोड़ा सा हमें स्पीड को भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, आइए, एग्जाम टाइम पर ज्यादा रिवीजन की जरूरत होती है, तो हम यहां पर रिवीजन पर मैक्सिमम फोकस करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन पे। मेरे दोस्त आपको मैं एक चीज कहूंगा कि जो कुछ भी मैंने आपको बताया अभी हाइट एंड डिस्टेंस में, ये चीज आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ना, 2 शब्द हमें और आ रहा है जिसे हम आपको बताना चाहते हैं। एक है मेरे दोस्त क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन, ये मेरे दोस्त हमारा उन्नयन कोण है। इसे मेरे दोस्त उत्तांश भी कहा जाता है, उत्तांश भी कहा जाता है। इसे मेरे दोस्त उन्नति भी कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे इसके नाम हैं। और दूसरा मेरे दोस्त आप क्या जानते हो, दूसरा आप जानते हो एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस लास्ट पॉइंट है ये, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अवनमन कोण, अवनमन कहिए या मेरे दोस्त अवनति कहिए। ठीक है, अवनति, बात एक ही है। अब ये अवनमन कहिए या उन्नति कहिए, दोनों शब्द एक ही है। आप पहले समझ लेते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। अब देखिए, जब भी हम एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर हमेशा नीचे होगा, और जो वस्तु होगा, आर्टिकल, वो हमेशा ऊपर होगा। अब क्या होगा कि ऑब्जर्वर के आंख से 2 किरण निकलेगा, एक वहां जाएगा जिसको ये देख रहा है, और एक जाएगा अर्थ के पैरेलल। ठीक है, इसके बीच में जो भी झुकाव आएगा, इंक्लाइनेशन आएगा, यही वो एंगल होगा। इसी को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। ये आप सबको पता है, ज्यादा समय इसमें लेंगे नहीं। ठीक है, और दूसरा मेरे दोस्त क्या, जब अवनमन की बारी आएगी तो ऑब्जर्वर ऊपर होगा और आपका वस्तु नीचे होगा। ठीक है, और इस स्थिति में क्या होगा, ऑब्जर्वर की आंख से एक किरण वस्तु को जाएगी और एक अर्थ के पैरेलल जाएगा। इसी के बीच जो एंगल बनेंगे, यही मेरे दोस्त हमारा अवनमन कोण होगा। लेकिन आप जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में 99.9% क्वेश्चन में अवनमन कोण उन्नयन बन के यूज होते हैं। आप सोचेंगे 99.9 का है बोले, आप एक झील वाला क्वेश्चन कीजिएगा तो वहां देखिएगा कि अवनमन का प्रयोग अवनमन के स्थान पे ही हो जाता है, इसलिए मैंने 99.9 कहा है। अब ये अवनमन उन्नयन बन के कैसे यूज होगा, तो इसके लिए मेरे दोस्त देखो, ये अर्थ के पैरेलल है ना, तो कहीं ना कहीं तो हमारा सतह होगा। तो मान लीजिए यहीं पर सतह है, जब 2 लाइन आपस में पैरेलल हो, ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा, यानी यहां पर थीटा है तो यहां भी हमारा थीटा हो जाएगा। तो इसी स्थिति में आप कहते हैं कि उन्नयन और अवनमन क्या होते हैं, बराबर। तो जब उन्नयन और अवनमन कोण दोनों ही बराबर होते हैं, तो वैसी स्थिति में डायग्राम बनाते समय कई बार हम अवनमन की जगह पर अवनमन ना बनाकर सीधे उसका उन्नयन बना देते हैं। इतनी तो जानकारी आपको होगा पहले से। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। तो मेरे दोस्त इस तरह से हम लोग यहां पर उन्नयन और यहां पर अवनमन की स्थिति देख लिए। आइए अब चलते हैं क्लास के लिए।
आप रीजनिंग भी पढ़ा दीजिए रेलवे के लिए, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या बात करते हो? अमित सर हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन शिक्षक हैं रीजनिंग के, हैं आप कैसे बात कर रहे हैं? खुशबू जी, आप एक बार अमित सर का क्लास देखिए, टॉपिक वाइज वे रीजनिंग के बहुत अच्छे विख्याता हैं। ठीक है, आइए मेरे दोस्त, ज्ञाता भी हैं और वो विख्याता भी हैं दोनों। अभी तक हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस में वो सब काम किया जो काम आप करना ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में डायग्राम बनाना बड़ी बात होती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 20 से 30 क्वेश्चन हमने लिया है पहले पहले सॉल्व करने के लिए, और फिर आपको हम इसका तो सीट दे ही देंगे, और एक प्रीवियस ईयर जो हमने कलेक्ट किया है आपको पढ़ाने के लिए वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, आइए तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 180 मीटर ऊंचे एक टावर के शिखर से देखने पर एक बिल्ली जो जमीन पर बैठी है उसका एंगल ऑफ डिफरेंशन 30 डिग्री है। बताइए बिल्ली टावर के निचले सिरे से कितनी दूरी पर बैठा है। ये देखो, ये मेरे दोस्त हमारा टावर है। ठीक है, ये रहा टावर। टावर के कुछ दूरी पर एक बिल्ली बैठी है। कहता है कि टावर के शीर्ष से, यानी देखने वाला यहां टॉप पर, अब यहां से मेरे दोस्त ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्व करेगा तो इसके आंख से एक किरण जाएगी बिल्ली पर और एक जाएगी अर्थ के पैरेलल। ठीक है, यहीं पर बनेगा अवनमन, और मेरे दोस्त वो अवनमन बन कितना रहा है? 30 डिग्री। ओके मेरे दोस्त, ये क्या है? ये है आपका धरती। अब आप खुद ही बताइए, जब ये धरती के पैरेलल है तब तो ये और ये एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब इसकी ऊंचाई कितना है? 180 मीटर है। तो लीजिए 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 1 और बेस हमारा √3 है ना। 30 डिग्री के लिए लंब हमारा 1, आधार हमारा √3। क्यों? क्योंकि tan 30 होता है 1/√3। अब आप सोच लो कि इस 1 का मान 180 मालूम है, तो इस √3 का मान क्या होगा? 1 का मान 180, तो √3 का मान होगा 180 √3। आपने देख लिया कि टावर से बिल्ली की दूरी 180 √3 है। 180 √3 है। अमित सर प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ाते हैं, आप एक बार देखिए उनका क्लास। चलिए, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, ध्यान से देखते रहिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, एक समुद्री तल से 180 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक अन्वेषण टावर के ऊपरी सिरे से एक गार्ड एक शत्रु बोट, यानी शत्रु बोट का मतलब दुश्मन जहाज को 60 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो अन्वेषण टावर के तल से बोट की दूरी क्या होगा? मेरे दोस्त देखो, यह है एक ऑब्जर्वेशन टावर, ठीक है, और यहां पर एक शत्रु बोट है, दुश्मन जहाज है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टावर के ऊपर से एक गार्ड इस नाव को देखता है। तो जब ये नाव को देखेगा तो इसके आंख से एक किरण नाव को जाएगी और एक अर्थ के पैरेलल जाएगा। इसके बीच अवनमन कोण बन रहा है 60 डिग्री। सवाल हमसे पूछा कि मेरे दोस्ती टावर की जड़ से कितना दूरी पर, टावर की जड़ से कितना दूरी पर ये जहाज है। ठीक है, अब सबसे बड़ा बात क्या है, इसका हाइट हमारा 180 मीटर है अन्वेषण टावर की। अब ये यहाँ 60 है तो ये भी 60 होगा, और मैंने आपको अभी भी समझाया था tan 60 √3/1 होता है, यानी 60 डिग्री के लिए लंब √3 हो जाएगा, कोण के सामने लंब √3 हो जाएगा और आधार हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हाइट है ये हमारा रेशियो में √3 है, जो मीटर में 180 है। ये दूरी हमारे पास 1 रेशियो है, इसी का मान निकालना है। जब √3 का मान 180 है तो 1 का मान क्या होगा? 180 और बट्टे में √3। आप कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा 80 √3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 80 √3 मीटर हो जाएगा। हो गया, 180 बट्टे √3 है, जो काटने के बाद 60 √3 हो जाएगा। MD नूर हैं, सुनील कुमार मौर्य हैं, मनीष जी हैं, चलिए राम शोभा राय हैं, सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। आओ मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं।
एक बिजली का खंभा तूफान की वजह से जमीन से कुछ ऊंचाई पर से टूटकर झुक जाता है। खंभे के ऊपरी सिरे जमीन के अध्योभाग से, अच्छा, 8√3 मीटर की दूरी पर, जमीन के अध्योभाग से नहीं मेरे दोस्त, ये खंभे के अध्योभाग से, यहां पर लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। खंभा के अध्योभाग से, यानी अध्योभाग का मतलब क्या होता है? फुट, जर, ठीक है। 8√3 मीटर की दूरी पर इस प्रकार जमीन को छूता है कि वह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। बताइए खंभे की ऊंचाई क्या होगा? देख मेरे दोस्त, यह है एक खंभा, ठीक है। तूफान आया, तूफान आने से कहीं से टूट गया, और अब ये टूटा हुआ हिस्सा जो है, ये टूटा हुआ हिस्सा मेरे मित्र ये जमीन पर झुक गया। टूटा हुआ हिस्सा इस कदर जमीन पर झुक गया कि वृक्ष का शीर्ष, टूटा हुआ हिस्सा ऐसे जमीन पर झुका कि वृक्ष का शीर्ष जमीन को छूने लगा। हमें कहता है कि खंभे की जड़ से 8√3 मीटर की दूरी पर वृक्ष का शीर्ष जमीन को छूता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो बताइए क्या खंभे की ऊंचाई क्या होगा? बहुत आसान है, आइए इस पर काम करते हैं। मेरे दोस्त ये 30 डिग्री है, और 30 डिग्री के लिए लंब कितने? 1, आधार कितने? √3, और कर्ण कितने? 2। क्या इसमें कोई दिक्कत है? 30 डिग्री के लिए लंब 1, आधार √3, कर्ण 2। अब सबसे बड़ा सवाल यहां है मेरे मित्र, जो यहां पर टूटा क्या वही नहीं झुका? आप कहोगे हाँ सर, जो टूटा है वही तो झुका है, इसका मतलब ये अगर 2 है तो कंफर्म हमारा ये भी 2 हो जाएगा। तो इस अर्थ में अगर हम पूरा पूरा खंभे की ऊंचाई देखेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? ये हमारा 3 रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए, √3 का मान 8√3 है, तो 1 का मान हो जाएगा 8 मीटर, और जब 1 का मान 8 मीटर होगा तो 3 का मान आपका 24 मीटर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 24 मीटर आप सबने लाया होगा। देखिए, एक वृक्ष तूफान में टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन से झुक जाता है। एकदम सेम क्वेश्चन है। ये एक वृक्ष है, तूफान आया और ये कहीं से झुक गया, ठीक है मेरे दोस्त। तूफान आया है और कहीं से झुक गया, मान लीजिए कि यहां से मेरे दोस्त ये झुक गया। तूफान आया, ये वृक्ष यहां से टूटा और टूटा हुआ सिरा जमीन पर झुक गया, और टूटा हुआ सिरा जमीन पर झुक गया, और साथ ही साथ वृक्ष का शिखर जमीन को जहां छूता है वो वृक्ष की जड़ से कितना दूरी पर है? तो मेरे मित्र वृक्ष की जड़ से 75 मीटर की दूरी पर है। साथ ही साथ वृक्ष का शिखर जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? तो आप देखिए 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। अब मेरे दोस्त यहां पर हम काम करें, 60 के लिए परपेंडिकुलर √3 और बेस हमारा 1, हाइपोटेन्यूज हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि जो यहां से टूटा वही तो झुका है। आप कहोगे हाँ सर, तो जो मेरे दोस्त टूटा वही तो झुका है, मतलब ये हमारा 2 है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आप ये देख लो, अगर हम वृक्ष के हाइट की बात करेंगे तो हाइट क्या हो गया? 2 + √3, 2 + √3 ये हाइट हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो एक रेशियो है ना, इसी का मान 75 है। जब एक का मान 75 है तो इसका मान क्या होगा? 75 × 2 + √3, 75 × 2 + √3। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया होगा, ठीक है। चलिए हम एक काम करते हैं कि आज नवीन सर को इस बात के लिए थोड़ा जानकारी देते हैं कि सर बच्चे का डिमांड है कि आप एक वीडियो बना दीजिए कि कौन सा जोन सेफ रहेगा, ताकि आप लोग उस जोन में फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक सड़क के विपरीत किनारे 2 पेड़ खड़े हैं, दोनों पेड़ के बीच की दूरी 400 मीटर है। पेड़ों के बीच सड़क पर एक बिंदु है, पेड़ के शीर्ष से उस बिंदु के बवसाद का कोण मेरे दोस्त 45 डिग्री और 60 डिग्री है।
यदि पेड़ की ऊंचाई जो 45 डिग्री का कोण बनाता है 200 मीटर है, तो दूसरे पेड़ की ऊंचाई क्या होगा? अब मेरे दोस्त यहां पर है क्या, एक सड़क के दोनों ओर, ठीक है, एक सड़क के दोनों ओर एक एक मेरे दोस्त क्या है, पेड़ है। सड़क के इस ओर भी एक पेड़ है, ठीक है, और सड़क के इस ओर भी एक पेड़ है, दोनों ओर एक एक पेड़ है। सड़क पर कहीं एक पॉइंट, इस पॉइंट से इस पेड़ के शीर्ष के जो उन्नयन कोण है वो मेरे दोस्त कितने हैं, 45 डिग्री और 60 डिग्री। कितना कितना, 45 डिग्री और मेरे मित्र 60 डिग्री। कोई जरूरी नहीं है कि इधर ही 45 रखेंगे, इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या बोलता है कि जिस पेड़, ध्यान देना, उस पेड़ की ऊंचाई जो 45 डिग्री का कोण बनाता है वो मेरे दोस्त 200 मीटर है। उस पेड़ की ऊंचाई 200 मीटर है जो 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो दूसरे पेड़ की ऊंचाई बताइए क्या होगा। हमें यह कह दिया है कि दोनों पेड़ के बीच की दूरी कितना है मेरे मित्र, ये हमारे पास 400 मीटर है। कितना, 400 मीटर। ओके, अब थोड़ा सा यहां ध्यान देना मेरे दोस्त, ये 45 डिग्री है, दोनों पेड़ की ऊंचाई में कोई संबंध नहीं है, यानी दोनों ट्रायंगल में कोई रिलेशन नहीं है, तो अलग अलग सॉल्व करना होगा। अब देखो 45 डिग्री का मतलब सिंपल सा है कि जितना बड़ा लंब है उतना ही बड़ा आधार है। 1:1 का मतलब क्या होगा, जितना लंब उतना ही आधार। तो ये अगर हमारा 200 मीटर है तो मित्र मेरे ये भी हमारा 200 मीटर ही होगा। अब आप ये देखिए, पूरा 400 मीटर में अगर ये 200 मीटर है तो ये भी हमारा क्या होगा, 200 मीटर ही हो जाएगा। हाँ या ना? अरे E200 कैसे हुआ समझ में आया? क्वेश्चन में हमें स्पष्ट लिखा हुआ था उस पेड़ की ऊंचाई जो 45 का कोण बना रहा है वो 200 मीटर है। 45 का मतलब जितना बड़ा लंब उतना ही बड़ा आधार, तब तो E200 है तो भी 200 हो जाएगा। पूरा 400 में 200 तो बच गया 200। अब ये देखिए 60 के लिए लंब हमारा √3 और आधार हमारा 1, तो मेरे मित्र ये 1 का मान 200 है तो √3 का मान क्या होगा, 200√3 हो जाएगा। यानी दूसरे खंबे की ऊंचाई जो है ये हमारा 200√3 हो जाएगा। ठीक है, 200√3, 200√3। बीसू कुमार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो चुका है, लास्ट क्लास आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब बात हम इसकी करें, ये क्या है, यदि दो खंभे की 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचाई है, इनके सिरों को एक रस्सी से जोड़ा जाता है, यदि रस्सी क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो रस्सी की लंबाई क्या होगा। मेरे मित्र देखिए, दो रस्सी है, एक की ऊंचाई 24 मीटर है और एक की ऊंचाई 36 मीटर है। ये देखिए, एक की ऊंचाई मेरे मित्र 36 मीटर है, ठीक है, एक की ऊंचाई हमारा 24 मीटर है और एक की ऊंचाई हमारा 36 मीटर है, ठीक है। और ये मेरे दोस्त क्या है, ये है आपका चर। हमें ये कहा गया कि इसके सिरों को रस्सी से बांधा गया, इसके सिरों को रस्सी से बांधा गया, ठीक है। और मेरे दोस्त क्या कहा कि ये जो रस्सी है वो क्षैतिज के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री का। तो रस्सी क्षैतिज के साथ कैसे कोण बनाएगा, तो इसके लिए मेरे दोस्त आप इसके पैरेलल यहां से एक लाइन खींच दें, ठीक है। यहां मेरे दोस्त कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। हमसे कहा गया कि रस्सी की लंबाई क्या होगा। आप स्वयं ये बात समझिए कि ये जब हमारे पास 24 है तो कंफर्म ये भी हमारा क्या होगा, 24 ही होगा। पूरे 36 में अगर ये 24 है तो ये कंफर्म हमारा 12 मीटर होगा। बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल। अब देखो मेरे दोस्त, हमें चाहिए रस्सी की लंबाई। एक्चुअली होता क्या है, 60 डिग्री के लिए लंब हमारा √3, आधार हमारा 1 और कर्ण हमारा 2, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि √3 का मान हमारे पास 12 है, तब तो एक का मान क्या होगा, √3 से कटेगा 4√3 हो जाएगा। √3 का मान 12 है तो एक का मान 4√3, जब एक का मान 4√3 तो दो का मान क्या हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा। दो का मान क्या हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरे दोस्त 8√3 आप लेके आ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए।
मेरे दोस्त कोई भी क्लास जो होता है ना, वो एप्लीकेशन से हम लोग नहीं हटाते हैं दोस्त, उसका वैलिडिटी पूरा हो जाता है तो वो अपने खुद ही हट जाता है। ठीक है, तो इसकी विशेष जानकारी मुझे है नहीं, मैं क्लास के बाद टेक्निकल मेंबर से बात करूंगा कि क्या परेशानी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एकदम ध्यान से देखना। लिखता है कि एक नदी को पार करने में एक आदमी को पुल के दिशा में एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 250 मीटर की दूरी तय करना पड़ता है। यदि पुल नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो नदी की चौड़ाई क्या होगा? आप खुद देखिए मेरे दोस्त। ये मेरे दोस्त मान लीजिए कि ये हमारे पास एक नदी है। ठीक है, यहां ध्यान देना, ये हमारे पास नदी है, नदी का किनारा। ठीक है, ये हो गया हमारा नदी का किनारा, ये भी हमारा नदी का किनारा, इस बीच में मेरे दोस्त नदी है। हमें कहता है कि इस नदी पर एक पुल बना हुआ है। अब नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है। लीजिए, ये था हमारा नदी, उसके ऊपर बना हुआ है ये पुल। ठीक है, हमें क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है पुल के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 250 मीटर की दूरी तय करना पड़ता है। साथ ही साथ ये पुल जो है ना, ये किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। हमसे कहा गया कि बताइए सर नदी की चौड़ाई क्या होगा? तो नदी की चौड़ाई के लिए यहां से मेरे दोस्त, नदी की चौड़ाई के लिए आप यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए। ठीक है, नदी की चौड़ाई यही तो है और यही हमें फाइंड करना है। बहुत आसान। कैसे? 30 डिग्री के लिए लंब कितने? 1, आधार कितने? √3 और कर्ण कितने? 2। तो लीजिए 2 का मान 250, तो 1 का मान 125, और यही जो 125 है ना, ये मेरे दोस्त क्या है? ये है नदी की चौड़ाई। तो 125 मीटर इस नदी की चौड़ाई हो गई। क्या आप लोग का सही है? अगर आपका सही है, सही है, कितने लोगों का सही है? अरे बहुत सारे लोग तो अभी बनाए भी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस में इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा पेपर के अंदर। बस आप देखते रहो किस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है। ठीक है, अब जैसे कि यही क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्या लिखता है ये लिखता है कि एक पतंग और धरती के एक बिंदु के बीच डोरी की लंबाई 85 मीटर है। यदि डोरी जमीन के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि टेन थीटा बराबर, ठीक है, कि टेन थीटा बराबर 15/8। बात को थोड़ा समझो मेरे दोस्त, यहां पर है क्या? टेन थीटा बराबर 15 और बटे में 8 है। ठीक है, 15 और बटे में 8। तो बताइए सर पतंग की ऊंचाई क्या होगा? देख मेरे दोस्त, ये आसमान में उड़ रहा एक पतंग है। ठीक है, और ये जमीन पर कहीं एक पॉइंट, कहीं पर। अब पतंग से जमीन पर एक पॉइंट, जहां पर मेरे दोस्त क्या है? रस्सी को बांधा हुआ है। रस्सी यहां बांधा हुआ है, यहां पर पतंग उड़ रही है। क्वेश्चन स्पष्ट लिखा है कि ये डोरी जमीन के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि टेन थीटा बराबर 15 और बटे 8, और टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब है 15 और आधार है 8। ठीक है, अब हम आपसे एक चीज पूछते हैं, क्या? कि ये मेरे दोस्त क्या है? अगर पतंग की ऊंचाई चाहिए तो आपको मेरे दोस्त यहां से धरती पर परपेंडिकुलर डालना होगा। ये है पतंग की ऊंचाई, और ये मेरे दोस्त क्या है? धरती। यही मुझे ऊंचाई चाहिए। अब आप बताइए इस थीटा के लिए लंब कितना है आपका? 15, आधार कितना है आपका? 8, तो कर्ण कितना होगा? 17। अब यही जो आपकी धागा है ना 17, मेरे मित्र, इसी का मान दिया हुआ है कितना? तो ये आपको दिया हुआ है 85। तो ये आपका हो गया 85 मीटर। तो 17 का मान 85 है, तो एक का मान हो जाएगा 5। अब एक का मान अगर 5 होगा तो 15 का मान होगा 75 मीटर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 75 मीटर है। 75 मीटर। ठीक है, चलिए दोस्त
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये लिखता है कि एक सीढ़ी को एक दीवार के सहारे इस प्रकार रखा जाता है कि यह दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। सीढ़ी सीढ़ी का जड़ दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है और सीढ़ी के आधार से दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण मेरे मित्र ये 15 डिग्री है। बताइए सीढ़ी की लंबाई क्या होगा। अब हम आपसे एक चीज पूछते हैं, क्या यह है मेरे दोस्त एक दीवार, ठीक है, और इस दीवार के शीर्ष से एक सीढ़ी लगा हुआ है, यह है एक सीढ़ी। हम अब अरे भैया, क्या कभी आप दीवार से सीढ़ी लगाए नहीं हैं? आप ऐसे ही लगाए होंगे सीढ़ी, ठीक है ना। अब कह रहे कि ये जो सीढ़ी का जड़ है ये जमीन के साथ 15 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि सीढ़ी का जहां आधार है वहां पर दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण 15 डिग्री है। बात एक ही होगा। हमें कह रहा है कि ये दीवार की जड़ से 5 मीटर की दूरी पर ये बिंदु है। तो बताओ सर क्या बताना है, सीढ़ी की लंबाई क्या होगा। अब मेरे दोस्त हमें अगर सीढ़ी की लंबाई बताना है, सीढ़ी की लंबाई है कहाँ, यही तो है सीढ़ी की लंबाई। कैसे होगा, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, 90, 15 और 75। इस स्थिति में 15 के सामने √3 - 1 होता है, 75 के सामने √3 + 1 होता है और 90 के सामने 2√2 होता है। ये अच्छी तरह से ध्यान रखना। तो मेरे दोस्त आपको मालूम क्या है, √3 + 1 का मान आपको चाहिए सीढ़ी की लंबाई यानी कि 2√2। तो बताइए √3 + 1 का मान कितना है, 5 मीटर। तो मेरे दोस्त ये हमारा √3 + 1 इसका मान कितना है, ये हमारा 5 मीटर है। एक रेशियो का मान जब हम निकालेंगे तो 5 और बटे ये √3 + 1, ठीक है। हमें मान किसका निकालना है, इसका मान निकालना है 2√2। तो आइए हम 2√2 का मान निकालते हैं। ये होगा 5 और अपॉन √3 + 1 इंटू 2√2। अब मेरे दोस्त आपको रेशनलाइज करना चाहिए, नीचे √3 + 1 है ना, तो √3 - 1 से गुना और ये हमारा √3 - 1 से। अब देख लो मेरे दोस्त, ऊपर में हमारे पास क्या हो गया, एकदम देखते रहना, ये 10√2 है और ये √3 - 1 है और नीचे a + b × a - b, a² - b² 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएंगे 5 बार में। अगर आप गुना भी करते हैं 5√2 को √3 से, ये 5√6 हो जाएगा और 5√2 को 1 से गुना करेंगे तो ये 5√2 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इस तरह से हम लोगों ने 9 क्वेश्चन यहां पर किया। अब मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और ध्यान से चीज को आप देखते रहिए। ये क्या है, अब देखिए ये आपका एलिवेशन और डिप्रेशन पर है। ये दोस्त मेरे कह रहा है कि एक खंभे की परछाई की लंबाई, यदि एक खंभे की परछाई की लंबाई ऊंचाई के बराबर है तो बताइए उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। मेरे दोस्त ये है हमारा खंभा और ये है उसकी शैडो। कैसे आप समझे शैडो इधर बनेगा, अगर सन इधर होंगे तो शैडो इधर बनेगा, अगर सन इधर होंगे तो शैडो इधर बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा खंभा। मान लीजिए कि सूर्य इधर है तब तो शैडो इधर बनेगा। आप कहोगे हाँ जी सर। क्वेश्चन ने कहा कि जितना बड़ा खंभा है उतना ही शैडो की भी लंबाई है। तो बताइए सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। जानते हो दोस्त, सूर्य का उन्नयन कोण कहने का मतलब यही है जो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जब लंब आधार बराबर हो तो उस स्थिति में यहाँ कितने डिग्री का कोण होता है, 45। और मेरे दोस्त 45 का मतलब है π/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका π/4 हो गया। आई होप कि सभी को पता होगा। सर जिसको पता नहीं होगा ये मान वो कैसे सॉल्व करेगा। मेरे दोस्त आपको मान याद रखना पड़ेगा। आप अगर वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कुछ वैल्यू याद रखने होंगे। 10-15 डिग्री जो होता है वो √3 - 1 और √3 + 1 होता है।
ठीक है, इसी को रेशनलाइज करने पर 2 माइनस रूट थ्री भी हो जाता है। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस की केस में आपको मैंने मेरे दोस्त कुछ देर पहले याद करवाया था ना, क्या 30 और 60 के केस में क्या बताया, 60 के सामने रूट थ्री, 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2 है। उसके बाद मैंने एक और आपको बताया, क्या 45 की केस में हमने क्या बताया, 45 के सामने 1, 45 के सामने 1 और 90 के सामने रूट 2। इसके बाद मेरे दोस्त एक और हमने आपको बताया, क्या 120, 30 और 30, जिसमें 30 के सामने 1, 30 के सामने 1 और 120 के सामने रूट थ्री। बताओ बताया कि नहीं बताया? आप कहोगे हाँ जी सर बताया। ठीक है, ये तो बताया ही था आपको, वेरी गुड। तो मेरे दोस्त ये 3 चीज तो आपने देखा, और एक चौथा चीज अभी मैं आपको कह रहा हूं कि इसे भी थोड़ा सा मेरे दोस्त आप ध्यान रखना, कि जब 15 और 75 का मामला होगा तो 15 के सामने रूट थ्री माइनस 1 होंगे, 75 के सामने रूट थ्री प्लस 1 होंगे और 90 के सामने हमारा 2 रूट 2 होगा। ये कुछ वैल्यूज हैं जिसे आपको याद रखना चाहिए। ठीक है भाई, आ जाओ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या है ये? एक ऊर्ध्वाधर टावर की परछाई टावर की ऊंचाई का 1/√3 गुना है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? मेरे दोस्त आप ये देख रहे हैं कि जो हमारा छाया है, छाया वो एक्चुअल में ऊंचाई का 1/√3 टाइम्स है। यानी एक वृक्ष की जो शैडो है वो वृक्ष के हाइट का 1/√3 टाइम्स है। तो बताइए मेरे दोस्त, ये हमारा छाया और ये हमारा हाइट कितना हो जाएगा? 1/√3। ठीक है, तो ये मेरे दोस्त हमारे पास छाया 1 है और हाइट हमारे पास √3 है। छाया 1 है और हाइट हमारे पास √3। आइए सूर्य का उन्नयन कोण निकालते हैं। ये मेरे दोस्त मान लीजिए कि खंभा है और ये उसकी शैडो है, इधर है सन। तो मेरे दोस्त अगर सूर्य यहां पर हैं तो इनका एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा? इनका उन्नयन कोण यहां पर बनेगा। बोलिए क्या है आपका? छाया मेरे दोस्त 1 है और ऊंचाई कितना है? √3 है। आप भली भांति जानते हैं √3 और 1 के केस में एक के सामने 30 होता है और √3 के सामने 60 होता है। यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण यहां पर 60 डिग्री हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 60 हो गया। पता नहीं आप में से कुछ लोग 30 क्यों दे रहे हैं? अरे आप 30 क्यों दे रहे हो? 30 नहीं देना है मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ हाँ, सब सब कुछ आपको मिलेगा, हर चीज मिलेगा, आप कंफ्यूज मत होइए। आइए अब थोड़ा इसको देखते हैं। मेरे दोस्त एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तदनुसार उस मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा? अब देखो कितना अच्छी बात, कितना अच्छा बात है। इसमें लिख दिया है कि सर जो हमारा छाया है ना वो ऊंचाई का √3 टाइम्स है। छाया जो है वो ऊंचाई का √3 गुना है। अगर हम यहाँ पर छाया और बटे ऊंचाई का रेशियो लें तो ये √3/1 हो जाएगा। यानी आप देख पाएंगे कि छाया हमारा √3 है और ऊंचाई हमारे पास 1 है। ठीक है, लीजिए ये आपके पास मेरे मित्र एक मीनार है और ये इसकी छाया है। क्वेश्चन स्पष्ट कहा है कि छाया अभी √3 है और ऊंचाई हमारा 1 है। मान लिया जाए यहाँ पर सन है तो सूर्य का एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे होगा? तो सूर्य का एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह से आएगा। ठीक है, तो बोलो भाई, आपको तो पता है ना 1 और √3 के केस में √3 के सामने 60 और 1 के सामने 30। तो आज सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो 30 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बलवंत रॉय आपका कहना बिल्कुल सही है कि 12 नंबर क्वेश्चन में 30 डिग्री आंसर होगा। रवि रंजन गुप्ता 45 डिग्री पता नहीं कहां से ले आए हैं। अब इसको देखिए मेरे दोस्त, ये क्या है? इसमें इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मेरे दोस्त आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। क्या लिखा है दोस्त? लिखता है कि यदि एक झंडा जो 6 मीटर ऊंचा है वो एक टावर के ऊपर लगाया जाता है जिसकी जमीन पर बनी परछाई की लंबाई 6√3 मीटर है, तो जमीन से झंडे के शीर्ष के उन्नयन कोण क्या होंगे? ठीक है, बताइए सर डिग्री में क्या होगा?
अब मेरे तो सबसे बड़ा टेंशन पता है यहां पर क्या होता है? सबसे बड़ा टेंशन होता है ये टावर। 6 मीटर ऊंचा झंडा है जिसको एक टावर पर लगाना है, और क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है कि उस झंडे की छाया 6√3 बन रही है। अब यहां पर लड़का कंफ्यूज ये हो जाता है कि सर एक झंडा जो कि 6 मीटर ऊंचा है उसको हम एक टावर पर लगा दिए जिसकी जमीन पर परछाई की लंबाई 6√3 है। तो आखिर ये जो 6√3 परछाई है किसकी है? टावर सहित झंडे की है या सिर्फ झंडे की है? तो आप लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दीजिए। एक झंडा जो 6 मीटर ऊंचा है को एक टावर के शीर्ष पर लगाया जाता है जिसकी जमीन पर बनी परछाई 6√3 है। यहां जो ये जिसकी है ना, ये मेरे दोस्त केवल झंडा है, केवल झंडा, क्योंकि टावर की ऊंचाई हमें मालूम ही नहीं है। तो हम टावर का हाइट क्या बनाएंगे? ये फिगर कैसे बनेगा? तो याद रखना, आज टावर पर भले ही झंडा लगा है लेकिन टावर की हम परछाई नहीं जानते हैं, तो टावर को हम एक बिंदु के समान समझेंगे। टावर की जो ऊंचाई जो है उसको निग्लिजिबल मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि ऊंचाई भी झंडे का ही दिया हुआ है और एंगल भी मेरे दोस्त झंडे का ही दिया हुआ है, छाया भी झंडे का ही दिया हुआ है। ओके, तो हम यहां पर क्या करेंगे? टावर को एक पॉइंट के समान समझेंगे, यानी ये मान के चलेंगे कि टावर में कोई हाइट ही नहीं है। टावर का हाइट दिया ही नहीं है तो अपने मन से हम कैसे हाइट दे देंगे? हमें दिया है झंडे की लंबाई और झंडे की छाया की लंबाई। अब झंडा टावर पे लगाया गया, टावर का हाइट नहीं मालूम है तो उसको आप नगण्य मान लीजिए। ठीक है, उसको आप नगण्य मानिए। तब तो मेरे दोस्त ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा झंडा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगी? ये उसकी शैडो हो जाएगी। तो आप देख लीजिए, झंडा जो है वो 6 मीटर ऊंचा है और उसकी शैडो जो है वो 6√3 मीटर लंबी है। क्या कहा गया? हमसे कहा गया कि बताइए सर, जमीन के शीर्ष से, है ना, जमीन से इस झंडे के शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है, जहां से कोण पूछेगा समझना, देखने वाला वहीं पर है। तो जमीन से झंडे के शीर्ष का कोण क्या होगा? बहुत आसान है। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि इन दोनों का रेशियो लेना है। अब 6 एकम 6 से 6 कट जाएगा, ये लंब 1 आधा √3 हो जाएगा। जब लंब 1 आधा √3 हो जाएगा तो आप ही बताइए 1 के सामने कितना होगा? 30 डिग्री, है ना। 1 के सामने 30 डिग्री, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 30 30 30। सुरेंद्र हैं, बलवंत हैं, सन्नी हैं, बिल्कुल सही है। रामानुज भी आप सही हैं। ठीक है, प्यारे लाल आपका भी सही है। चले तो प्यारे लाल भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं इसका क्या करते हैं आप। मेरे दोस्त, यदि कोई खंभा 12 मीटर ऊंचा है, उसकी जमीन पर 14√3 मीटर, 14√3 कैसे हो गया? हाइट बन रही है, ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये सही नहीं है मेरे दोस्त। ये 12 मीटर ऊंचा है तो 14√3 ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये 4√3 भले हो भी सकता है, ये नहीं हो सकता। 4√3, ठीक है ना। तो आपने मेरे दोस्त ये देख लिया, हमारे पास कोई खंभा है जो 12 मीटर ऊंचा है, ये 12 मीटर ऊंचा खंभा है, और मेरे दोस्त ये क्या है? ये उसकी परछाई है जो 4√3 है। हमसे सवाल कहा कि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। मान लीजिए सूर्य यहां पर होंगे तो उनका उन्नयन कोण क्या होगा? तो उस समय सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो यहीं पर बनेगा। ठीक है, यहीं पर बनेगा। कितना बनेगा उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना होगा। अब 4 से मेरे मित्र इसको 3 बार में काट देंगे। √3 एकम √3 से ये कट जाएगा हमारा √3 बार, ये √3 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। √3 और 1 के केस में √3 के सामने क्या होता है? 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 60 डिग्री होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 60 डिग्री होगा। चलिए
बहुत बढ़िया है, एमडी नूट 60 डिग्री लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। 14 नंबर के बहुत सारे लोगों ने आंसर 60 लाया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। आओ अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लो, ये क्या है मेरे दोस्त। यहां पर आप देख सकते हो लिखा है कि एक टावर के ऊपर एक झंडा जो कि 3√3 मीटर ऊंचा है, वो जमीन पर 33 मीटर लंबी परछाई बनाता है। 33 मीटर नहीं, एक मिनट। ए फ्लैग 3 मीटर हाइट, एक फ्लैग जो है, एक फ्लैग 3 मीटर हाइट का है। शैडो जो बना रहा है वो 3√3 का बना रहा है, ठीक है। अब यहां पर देख लेना मेरे दोस्त, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहां पर, यहां पे वैल्यू में प्रॉब्लम है। अब देखो यहां पर हो क्या गया, ये 3 मीटर ऊंचा झंडा है और इसकी छाया जो है वो 3√3 मीटर बना रहा है। तो बताइए सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा मेरे दोस्त। फिर आपसे मैं एक बात पूछता हूं, एक टावर के ऊपर एक झंडा जो कि 3 मीटर ऊंचा है, जमीन पर 3√3 मीटर लंबी परछाई बनाता है, जमीन से झंडे का उन्नयन कोण क्या होगा। एक बार फिर से झंडे को टावर पर लगाया गया और टावर का हाइट हम नहीं जानते हैं। तो जब हम टावर का हाइट नहीं जानते हैं, हमें सिर्फ झंडे की ऊंचाई और झंडे के छाया की लंबाई दिया है, तो हम यहां टावर को नगण्य मानेंगे, ठीक है। अब देख लो मेरे दोस्त, ये आपका झंडा हो गया और ये हो गया उसकी शैडो। झंडे की ऊंचाई आपका 3 मीटर है, शैडो आपका 3√3 मीटर है, ठीक है। हमें कह दिया कि इस वक्त सूर्य के उन्नयन कोण क्या होंगे। आइए सूर्य का उन्नयन कोण निकाल लेते हैं। तो मेरे दोस्त यहां पर हम देखेंगे, ये हमारा 3 एकम 3 से 3 कट जाएगा, 1 और √3, तो 1 के सामने कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज हमने इस सेशन की आगाज किया है, आज हम सेशन को यहीं पर रखेंगे। हमारी मुलाकात फिर आपके साथ कल होगी। आज हमने 1 घंटे की सेशन रखा है, अगले दिन से हम इसको 1 घंटे 30 मिनट का सेशन रखेंगे, 1 घंटे 30 मिनट का। और मेरे मित्र, इसी 1 घंटे की 30 मिनट में हम आपको बड़ी प्यार से समझाएंगे, ठीक है, बड़े प्यार से। ओके।